हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सेकेंड चैप्टर, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। अच्छा, ये जब हम इस चैप्टर में बात कर रहे थे, थोड़ा सा वैसे तो लंबा चैप्टर चल गया है हमारा ये, ठीक है, इसमें गैप थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, लेकिन आगे की क्लासेस में हमारे गैप नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इस चैप्टर में बेसिकली 3 बातें थी, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम, ठीक है। अब ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेटेजी में बेसिकली क्या थे हमारे, वो 5 पॉइंट थे, एंड प्लानिंग के अंदर बेसिकली 3 पॉइंट थे, और हमने ये देखा था कि ऑडिट प्लानिंग करने के फायदे क्या होते हैं, ठीक है। ये बातें हमारी अभी तक हुई थी। अब मैं आगे की अगर इसमें मैं बात करूँ तो आगे की बात हम करते हैं ऑडिट प्रोग्राम की, लेकिन एक बार फटाफट से हम ये देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या थे। अगर आपको बेनिफिट याद हो तो हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। ये प्लानिंग के 5 पॉइंट है, और इसको हमने क्या किया था, 5 पांडव से याद किया था, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं किसकी, ऑडिट स्ट्रेटेजी की। लेकिन जब स्ट्रेटेजी में बात करते हैं तो उसमें भी 5 ही पॉइंट थे, याद करो। पहला क्या था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट। सेकंड क्या था, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। थर्ड जो था वो हमारा, हम बात कर रहे थे, थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा था, कहां पर गया, सिग्निफिकेंट मैटर्स इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम। कुछ ऐसे मैटर जो ऑडिटर को बताने पड़ेंगे। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट क्या है, और लास्ट हमारा क्या है, एनटीई ऑफ रिसोर्सेज। ये भी हमने, इसका भी एक कोड बनाया था। अच्छा, उसके बाद में हमने बात की थी किसकी, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस की भी बात की थी। हालांकि ध्यान रखना, ये ऐसे 315 के अंदर हम ज़्यादा डिटेल में करेंगे, नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, ठीक है। ये ज़्यादा डिटेल में हमारे कहाँ होगा, ये वाला टॉपिक एक बार के लिए आप अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जब ऐसे 315 होगा तो ये बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग हमने बात की थी कि एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है जो चलती रहती है। कब से स्टार्ट होती है, जब आपको ऑडिट मिलता है, या मैं बोलूँ साल के स्टार्टिंग में, और एंड कब हो जाता है, जब ऑडिट आपका खत्म होता है, और अगले साल की प्लानिंग वहीं से ही क्या फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। अच्छा, अगली बात करें तो चेंज भी होते रहते हैं। चेंज कब कब होगा, जैसे जैसे क्या होंगे, कुछ आपके रिस्क में चेंज आएगा, मटेरियलिटी में चेंज आएगा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपको मिलेंगे। ऑडिट एविडेंस जो मिलते हैं उनके रिजल्ट से तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है ना। तो अगर चीज़ें चेंज होंगी, अगर आपका रिस्क चेंज होगा, आपका रोमम चेंज होगा, तो भैया आप क्या करोगे, अपनी प्लानिंग भी क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे, ठीक है। ये तो बात हो गई यहाँ तक की जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, मेन बात आते हैं हम किसके, ऑडिट प्रोग्राम की। यहाँ से हमारी ये क्लास स्टार्ट होगी, ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली है क्या, तो ऑडिट प्रोग्राम को समझने के लिए आपको स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के बारे में पहले से मालूम होना चाहिए। स्ट्रेटेजी में अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रेटेजी में मेन बातें आती थी, मेन बातें आती थी। कोई भी काम हम करते हैं उसकी जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हम कहते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर क्या आती हैं, उस काम की सबसे इम्पोर्टेंट मेन बातें आती हैं। जैसे आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल लिया था और हमने कहा था कि आपको एक शो करना है। अच्छा, आपका स्कूल का एनुअल फंक्शन था, और आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन में आपको काम करना था, तो आप मेन बातें देख रहे थे। पहले कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे कि किस टाइप का फंक्शन आपको करना है। सेकंड, आप देख रहे थे ऑब्जेक्टिव क्या है, किस टाइप की जनता को बुलाना है, ये बातें आप कर रहे थे, है ना। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देख रहे थे आप। तो ये तो हो गई किसकी बातें, स्ट्रेटेजी की बातें। प्लानिंग के अंदर फिर हमने कहा था कि आप क्या करोगे, और थोड़ा सा डीप में जाओगे। आप क्या करोगे, ये देखोगे कितने घंटे का पूरा प्रोग्राम करने वाले हैं। अच्छा, कितने घंटे का पूरा प्रोग्राम करने वाले हैं, ये चीज़ तो किस में कवर हो रही थी, स्ट्रेटेजी में ही कवर हो रही थी। लेकिन उसके बाद में हमने क्या किया था, एक घंटे का एक प्रोग्राम, एक घंटे का हमने क्या किया था, एक प्लानिंग की थी कि इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में क्या होंगे, स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल स्पीच देंगे, जो गेस्ट आएंगे वो स्पीच देंगे, कुछ थोड़ी बहुत और माला मूला पहनाई जाएगी, वो सब बातें स्टार्टिंग में हो जाएगी, ये सब पार्ट। अच्छा, उसके बाद में क्या होगा, कुछ डांस वगैरह होगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएंगे, अवार्ड वगैरह बांट देंगे। तो ये जो है ये क्या थे, प्लानिंग का पार्ट था। अब बात आती है प्रोग्राम की। प्रोग्राम में हम क्या कहते हैं, जो स्टार्टिंग में आपने 1 घंटे का रखा ना,
1 घंटे का आपने स्टार्टिंग में क्या रखा, आपने 1 घंटे का स्टार्टिंग में रखा कि मान लेते हैं वो स्पीच वगैरह देंगे, गेस्ट स्पीच देंगे, प्रिंसिपल स्पीच देंगे, कोई और आके स्पीच दे जाएगा, माला मूला पहनाएंगे, सरस्वती वंदना होगी, ये सब चीजें क्या होंगी स्टार्टिंग में, वो 1 घंटे के अंदर आपने डिसाइड किया। अब आप ये डिसाइड करोगे कि किस मिनट पर ऑडिट प्रोग्राम, उससे भी ज्यादा डिटेल में ध्यान रखना, ऑडिट प्लानिंग से ही क्या बनेगा, ऑडिट प्रोग्राम बनने वाला है। ऑडिट प्लानिंग और प्रोग्राम दोनों साथ साथ चलेंगे, ध्यान रखना। अब प्रोग्राम में आप बेसिकली अगर मैं बताऊं तो होता क्या है, तो आप बेसिकली प्रोग्राम के अंदर एक एक चीज को ध्यान रखते हो। आपने, जैसे मैं बोलूं कि सेल का ऑडिट प्रोग्राम क्या रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या देखना चाहते हो सेल के रिगार्डिंग। आप ये देखना चाहते हो कि सेल को हम किस तरीके से चेक करेंगे, ये वर्ड जो हाईलाइट कर रहा हूं इस पे ध्यान देना। ऑडिट प्रोग्राम क्या है, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, क्या क्या चीजें चेक करना है, सेल परचेज ये सब तो चेक करना ही है। सेल का अमाउंट जो मेरे को चेक करना है वो कैसे करूंगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक होटल है, अब होटल के अंदर मेरे को उसकी सेल चेक करनी है। अब होटल की ज़्यादातर जो सेल होगी वो हम मान के चलते हैं किससे हो रही है, जो उनके रूम रेंट वगैरह है, रूम जो रेंट पे दिए जाते हैं उनसे उनकी मेन सेल होगी, ठीक है। हमें वो चेक करनी है सेल को, तो कैसे चेक करोगे, आप होटल का ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, आपको चेकिंग करनी है, कैसे करोगे आप खुद बता सकते हो क्या? अगर हो सके तो थोड़ा सोच कर देखना, एक बार यहीं पे पॉज कर देना वीडियो और थोड़ा सा सोच के देखना कि होटल का हम कैसे चेक कर पाएंगे, ठीक है। अब कैसे चेक करोगे, जनरली आप क्या करोगे, सेल के वाउचर मंगवाओगे, हाँ या ना। आप ये देख लोगे कि रूम रेंट पर जो दिए जा रहे हैं, पहली बात तो कितने रूम हैं, कितने रूम से क्या हर रूम की कैपेसिटी कितनी है, कितने बेड लगे हुए हैं, हर बेड से क्या किराया आता है, जो भी रेंट है उनका, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, चेकिंग करोगे। आपने डिसाइड किया कि आप तो एक सेल्स का, एक तो जो सेल रजिस्टर होगा वो लेके आ जाओगे, या जो वो स्टार्टिंग में जो जब आप क्या करते हो चेकिंग करते हो तो आपका नाम लिखा जाता है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, आपने सोच लिया कि होटल से ये रजिस्टर मंगवाएंगे, पहला काम क्या हो गया, रजिस्टर मंगवाना, दूसरा वाउचर चेक करना, तीसरा आपने सोचा एक एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर याद है, एनालिटिकल प्रोसीजर में हम क्या करते थे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते थे, है ना, कितने रूम है इनटू किराया। ये सब आपने 3 काम लिखे हैं, ये 3 काम किसमें कवर होंगे, ये आपका क्या है, सेल का ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स, बस इतनी सी बात। पहली बात क्या है, ऑडिट प्रोग्राम के अंदर 3 बातें आती है, ध्यान रखना, इसको हाईलाइट करके रखना। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी अप्लाइड, क्या काम करने वाले हो, तो मैंने बोल दिया आपको 3 काम करने वाले हैं। एंड सेट आउट, इन स्टेप को इस तरीके से सेट करना, इन सच अ वे दैट इंटर रिलेशन ऑफ वन स्टेप टू अनदर इज क्लियरली शोन एंड डिजाइन, बस इतनी सी बात, बस इतना ही रखना है। इस तरीके, या मैं बोलूं कि जो भी आप काम करने जा रहे हो उनका इंटर रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे से। तो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर 2 ही बातें हैं, पहला लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप, एंड सेकंड क्या है, इंटर रिलेशन बिटवीन वन स्टेप टू अनदर, बस ये 2 बातें किसमें आती हैं, आपके ऑडिट प्रोग्राम में। अच्छा, क्यों बना रहे हो ये ऑडिट प्रोग्राम, हमारा मेन जो टारगेट है वो क्या है, ध्यान रखना। ऑडिट का मेन टारगेट हमेशा क्या रहता है, ओपिनियन। ऑडिट का मेन टारगेट हमारा क्या है, रिपोर्ट देना, ओपिनियन बनाना, ये हमारा मेन टारगेट है। अब ये रिपोर्ट कैसे बनेगी, ये ओपिनियन कैसे बनेगी, इसके लिए आपको क्या चाहिए, आप किसी भी चीज के ऊपर अपनी ओपिनियन कब दे सकते हो, आपके पास क्या होने चाहिए, ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, आपके पास में क्या होने चाहिए, ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। और ये ऑडिट एविडेंस लेने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। तो अगर ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी अप्लाइड बाय द ऑडिटर इन द कोर्स या टू एक्सप्रेस ओपिनियन, बस इतनी सी तो बात है कि ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए, कि वो किस तरीके से ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा, इसके लिए वो क्या बनाएगा, लिस्ट बनाएगा कि वो क्या क्या प्रोसीजर लगाने वाला है, बस इतनी सी ही तो बात है। यही है हमारा ऑडिट प्रोग्राम। अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे भी यही बातें लिखी होंगी, बस इसको घुमा फिरा के लिखेगा, ठीक है। अब कीपिंग इन व्यू, आगे की बात पढ़ते हैं।
कीपिंग इन व्यू द असर्शन डिसर्निबल इन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर ऑडिट। सिंपल सी बात है, जो अकाउंट्स आप ये ऑडिट प्रोसीजर, जो ऑडिट प्रोग्राम जो बनाओगे, आप ये जो लिस्ट बनाओगे, इस लिस्ट के अंदर जो आपने अपने एग्जामिनेशन प्रोसीजर जो आपने डिसाइड किए हैं, वो किसको ध्यान में रखते हुए बनाओगे कि आप क्या असर्शन चेक करने वाले हो, इसी के लिए तो बनाओगे। आप खुद बताना असर्शन आपके लिए क्या थे। आपको मैंने बैलेंस शीट के असर्शंस करवाए हुए हैं, ये ध्यान रखना। बैलेंस शीट के असर्शन कि क्या क्या चीजें हम चेक करते हैं। जैसे एक बैलेंस शीट में जो असेट आ रही है, फिक्स असेट है, तो उसके असर्शन हमारे लिए क्या होते थे, हमें उसकी वैल्यू चेक करनी होती थी, हमें ये देखना होता था, ओनरशिप चेक करनी होती थी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, हमें कंप्लीटनेस चेक करनी होती थी। यही उसके क्या थे, असर्शंस थे, हाँ या ना। कंप्लीटनेस चेक करना, वैल्यूएशन चेक करना, राइट ऑब्लिगेशन चेक करना, यही तो बैलेंस शीट के जो अंदर आइटम्स आ रही है उनके असर्शंस है। अच्छा, अब असर्शन चेक करेंगे कैसे साहब। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को स्टॉक का वैल्यू चेक करना है, अगर मेरे को स्टॉक का वैल्यू चेक करना है तो क्या प्रोसीजर लगाऊं, और अगर मेरे को एग्जिस्टेंस चेक करना है तो क्या प्रोसीजर लगाऊं। क्या दोनों असर्शंस के लिए अलग अलग प्रोसीजर लगेंगे, अलग अलग एग्जामिनेशन प्रोसीजर होगा, या सेम ही रहेगा, अलग अलग रहेगा। अगर आप ये बात कहोगे कि सर हमें स्टॉक का एग्जिस्टेंस चेक करना है, तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्या ऑडिट प्रोसीजर रहेगा आपका। अगर आपको क्या चेक करना है, एग्जिस्टेंस, तो आप फिजिकली वेरीफाई करोगे जाके, तो आप वहां पे जाके देखोगे। इसको क्या बुलाते हैं, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन आपका काम रहेगा, और इंस्पेक्शन में आपको फिजिकली वेरीफाई करना है। अच्छा, दूसरी अगर मैं बात करूं कि स्टॉक का वैल्यू चेक करना है, स्टॉक का वैल्यू चेक करना है, तो वैल्यू चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से पूछताछ करनी पड़ेगी। मार्केट से पूछताछ एक तरीका हो सकता है, जैसे कि मैं मार्केट में गया, मैंने पूछा इस स्टॉक का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, क्योंकि अगर याद करो क्लोजिंग स्टॉक किस पर आता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर। तो मार्केट वैल्यू पता करने के लिए हो सकता है मेरे को मार्केट में जाना पड़े, कुछ लोगों से पूछताछ करनी पड़े, तो मेरे लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा, इंक्वायरी, हाँ ये ना। अच्छा, और क्या करना पड़ सकता है मेरे को, कॉस्ट भी तो चेक करनी है। अब कॉस्ट के लिए तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, बिल देखना पड़ेगा कि कितने का ये सामान खरीदा है। अब बिल, वो बिल देखने को भी हम क्या बुलाते हैं, या मैं बोलूं जब डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, इसको भी क्या बुलाते हैं, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन दो चीजों को बोला जाता है, एक तो जब आप डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो उसको भी इंस्पेक्शन बुलाते हैं, ठीक है, और इंस्पेक्शन और किसको बुलाएंगे, अगर हम फिजिकली वेरीफाई करके आ रहे हैं वो भी इंस्पेक्शन है। लेकिन दोनों में काम तो अलग अलग हो रहे हैं ना। तो बताना क्या प्रोग्राम या क्या लिस्ट रहेगी आपकी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा असर्शन चेक कर रहे हो। वैल्यूएशन चेक करोगे तो एक अलग असर्शन आपको अपनाना पड़ेगा, और अगर एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो तो एक अलग असर्शन अलग प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। ऐसे ही मैं कहता हूं अगर आपको ओनरशिप चेक करनी है तो क्या उन्हीं जो अभी आपने वैल्यूएशन के लिए और एग्जिस्टेंस के लिए काम किए, क्या इनसे आप ओनरशिप भी चेक कर पाओगे क्या। हो सकता है स्टॉक के केस में आप चेक कर लो, लेकिन अगर मैं फिक्स एसेट्स की बात करूं तो फिक्स एसेट के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, नॉर्मली अगर मैं लैंड की बात करूं तो आपको रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, तो एक अलग काम हो गया आपका। तो हर असर्शन के लिए हो सकता है आपको क्या करना पड़े, अलग काम करना पड़े। ये भी पॉसिबल है कि एक ही डॉक्यूमेंट से कई बार दो असर्शन चेक हो जाए, ये भी पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि कोई मशीन है, अगर उसका मेरे को क्या चेक करना है, राइट चेक करना है, तो राइट चेक करने के लिए मेरे को बिल देखना पड़ेगा कि बिल कंपनी के नाम का है या नहीं है, और साथ में मेरे को अगर कॉस्ट चेक करनी है, वैल्यू चेक करनी है, तो उसके लिए भी मेरे को क्या देखना पड़ेगा, बिल ही तो देखना पड़ेगा। तो ये भी पॉसिबल है कि एक ही एविडेंस से, एक ही प्रोसीजर से दो असर्शन चेक हो जाए। ये भी पॉसिबल है कि दो असर्शन के लिए एक बिल या एक एविडेंस हो, या ये हो सकता है कि अलग अलग असर्शन के लिए अलग अलग एविडेंस गैदर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली क्या है, मैं आपको बात करूं ऑडिट प्रोग्राम पे ही अभी रहते हैं। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब पहला तो क्या हो गया, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स, एंड सेकंड हमारे लिए क्या हो गया कि वो इस तरीके से बनाए जाए, इस तरीके का प्रोग्राम हो आपका
जिससे क्या हो, एक स्टेप दूसरे से इंटर रिलेट कर सके। पक्का? हाँ या ना? और ये किसको ध्यान में रख के बनाना है? कीपिंग इन व्यू, किसको ध्यान में रख के बनाना है? द असर्शन डिसर्निबल इन द स्टेटमेंट। सर डिसर्निबल का मतलब क्या? डिसर्निबल का मतलब है शो करना, एस्टैब्लिश करना, वेरीफाई करना। स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो असर्शंस आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करने पड़ेंगे? अपने ऑडिट प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, आपको ऑडिट प्रोसीजर सेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन तो क्या है, खैर हम जो ऊपर पढ़ के आ गए हैं वही डेफिनेशन है, फिर भी मैं एक बार इसको रीड करवा देता हूं। एन ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट, क्या होता है इसमें? अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। बस वही बात तो लिख दी फिर से इसने कि क्या क्या काम करने हैं, यही तो लिख दिया। सीरीज ऑफ प्रोसीजर applied to the financial statement and accounts of a given company for the purpose of obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an informed opinion on such statement। ध्यान रखो, मेन टारगेट क्या? ओपिनियन देना। देखो ये अगर पूरी बनाओगे ना ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन तो खुद अपने आप से बना पाओगे। काम क्या है? मेन काम क्या है? ओपिनियन। ओपिनियन के लिए क्या करना पड़ेगा? एविडेंस गैदर करने पड़ेंगे, और एविडेंस गैदर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। और प्रोसीजर किस में लिखे जा रहे हैं? वही तो है ऑडिट प्रोग्राम हमारा। पक्का? अब अगला जो डेफिनेशन लिखे ना वो भी सेम है, ये आप अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, अगले कुछ 3 पॉइंट है जिसमें फालतू की बातें दी गई हैं। अरे 1 मिनट, हाँ जी, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेसेस। क्या कहना चाहते हैं? आपने एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया, किसका ऑडिट कर रहे थे? जब हम होटल की सेल का ऑडिट कर रहे थे उसके लिए आपने एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया हुआ है। क्या जो काम आपने होटल की सेल के लिए किए, आपने जो प्रोसीजर होटल की सेल को चेक करने के लिए लगाए, क्या वही सेम ऑडिट प्रोग्राम, क्या वही ऑडिट प्रोग्राम आप रिलायंस जियो की सेल को चेक करने के लिए लगा दोगे? क्या नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्या वही ऑडिट प्रोग्राम आप किसी कॉलेज का ऑडिट अगर कर रहे हो, क्या कॉलेज की जो फीस चेक कर रहे हो, क्या उसके लिए वही ऑडिट प्रोग्राम लग जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? देखो हर बिजनेस का नेचर अपना क्या होता है? अलग अलग होता है। तो हर बिजनेस का अगर नेचर अलग है तो वहां पे ऑडिट प्रोसीजर भी तो क्या लगेंगे? अलग अलग लगेंगे ना। हर जगह पर अपने इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के होते हैं। तो फिर वहां पे जब कंट्रोल, काम करने के तरीके अलग अलग हैं तो फिर उसको चेक करने का तरीका भी तो अलग होगा। ये बात क्लियर है? बोलो। तो एक ऑडिट प्रोग्राम नहीं बन सकता सभी बिजनेसेस के लिए। एक ऑडिटर को जब वो होटल का ऑडिट कर रहे हैं तो अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, वो बैंक का ऑडिट कर रहे हैं तो एक अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, पीएनबी का ऑडिट कर रहे हैं तो अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, अलग प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, और एसबीआई का ऑडिट कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग प्रोसीजर लगाने पड़ सकते हैं। क्यों सर? एसबीआई और पीएनबी तो दोनों बैंकिंग सेक्टर के? नहीं, दोनों के काम करने के तरीके भी तो अलग अलग हैं, उनके कंट्रोल भी तो अपने अलग अलग हैं। विशाल मेगा मार्ट का अगर ऑडिट कर रहे हो तो उसकी सेल को चेक करने के आपके अलग तरीके होंगे, और अगर आप रिलायंस फ्रेश का ऑडिट कर रहे हो, रिलायंस डिजिटल का ऑडिट कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको अलग ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो अलग ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनाना पड़ता है? क्या एक ऑडिट प्रोग्राम सभी बिजनेसेस के लिए सही रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हर बिजनेस क्या होता है, अपने नेचर, साइज, कॉम्पोजिशन में क्या होता है, अलग होता है दूसरे से। ठीक है। दूसरा मैं कहता हूं सभी के अपने कंट्रोल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। कहीं पे कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, कहीं पे कंट्रोल उतने ज्यादा सूटेबल नहीं होते या उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है। तो अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा अलग अलग बिजनेसेस के लिए। नेक्स्ट, अब एक बात बताना, क्या आपको नहीं लगता जैसे आप लोगों को ही अगर क्या दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि जाओ होटल का ऑडिट करके आओ,
तो आपको जैसे मैंने अभी बताया कि अगर होटल का ऑडिट कर रहे हो, होटल की सेल अगर चेक कर रहे हो, तो आपके माइंड में क्या रहेगा? आपके माइंड में क्या रहेगा? आपके माइंड में ये बात रहेगी कि हाँ सर ने ये बातें बताई हैं तो यही चेक करनी है। अब कुछ लोग हो सकते हैं जो ये कहें कि नहीं, सर ने जो बताया वो तो कर ही लेंगे, प्लस इसके अलावा हम अलग से भी करेंगे। या हो सकता है कि जो सर ने काम बताए हैं वो शायद यहाँ पर सूटेबल नहीं है, क्योंकि अभी इस बिजनेस का नेचर थोड़ा सा क्या हो गया है, यहाँ पे काम करने के तरीके थोड़े से क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए, चेंज हो गए हैं। शायद कुछ लोग होंगे ऐसे, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करेंगे, ज्यादातर लोग वो यही सोचेंगे कि जो सर ने बताया वो एज इट इज कॉपी कर लो, बस इसके अलावा नया कुछ नहीं करना है अपने को। क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं पॉसिबल है ये। तो इसलिए क्या बोला गया कि जो भी असिस्टेंट एंगेज्ड है इस काम में, जो भी आर्टिकल्स, जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनको एनकरेज किया जाना चाहिए टू कीप एन ओपन माइंड। उनको कहना चाहिए कि भैया आपको जो बताया गया ये तो कर ही लो, प्लस इसके अलावा ये तो स्टैंडर्ड वर्क है, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन अगर आपको कुछ नया लग रहा है कि कुछ नया कर लेना चाहिए, इसमें कुछ और ऑडिट एविडेंस लिए जा सकते हैं, कुछ और काम किए जा सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। ओपन माइंड रहो। आपको क्या नहीं रहना, स्टीरियोटाइप नहीं बनना कि जो बता दिया एज इट इज वही छापना, बस इसके अलावा अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी इच्छा से क्या कर सकते हो, मतलब ये बताया गया है कि ऑडिट प्रोग्राम के अंदर जो असिस्टेंट काम कर रहे हैं आप उनको एनकरेज करो। ऑडिटर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनको एनकरेज करना कि वो ओपन माइंड रहे। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, या मैं बोलूं कि एक कमी हो सकती है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया किसका, ऑडिट प्रोग्राम का। देखो ऑडिट प्रोग्राम से हेल्प भी मिलेगी कि आपको सीधा सीधा आज आपको क्या दे दिया जाए, बता दिया जाए कि सेल के लिए ये काम करके लाओ, लिख के दे दिया कि जाओ ये काम करके लाओ, आप वो काम करके ले आए, काम हो गया, ठीक है, ये फायदा है उसका। लेकिन कमी क्या रह गई कि आपने अपना दिमाग ही नहीं लगाया, आप ओपन माइंड नहीं रहे, ये कमी भी है इसकी, ठीक है। तो नेगेटिव पॉइंट, अगर प्लस पॉइंट है तो फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी रहेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब देखो होता क्या है, बड़ी जो सीए फर्म्स हैं उनके यहाँ पे क्या बना दिए गए हैं, ऑडिट प्रोग्राम बना दिए गए हैं, फिक्स कर दिया गया है कि ये काम कर रहे हो तो इसके लिए इसी तरीके से आपको चेकिंग करनी है। आप सेल चेक कर रहे हो तो सेल के लिए आपको ये एविडेंस लेके आने हैं, ये काम करने हैं, काम आसान हो गया। लेकिन हो सकता है कि सामने वाले बिजनेस का नेचर ही चेंज हो गया हो और आपका ऑडिट प्रोग्राम थोड़ा सा पुराना है, आपने पिछले साल बनाया था ऑडिट प्रोग्राम, वही इस साल चला रहे हो। अब अगर बिजनेस चेंज हो गया, बिजनेस पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, तो क्या नहीं लगता कि आपका ऑडिट प्रोग्राम भी चेंज होना चाहिए? तो कहते हैं टाइम टू टाइम पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, किसका, अपने ऑडिट प्रोग्राम का। आपको अपने ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करते रहना है। तो देयर शुड बी अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू असेस वेदर द सेम continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence about the transactions। क्या जो आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया है उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहो कि ये वाला ऑडिट प्रोग्राम एविडेंस गैदर करने के लिए सही रहेगा। अगर नहीं रह रहा, कब नहीं रहेगा, अगर क्या हो गया, एनी चेंज इन द बिजनेस पॉलिसी ऑफ द क्लाइंट विच may not be adequately known to the auditor, ऑडिटर को उसके बारे में मालूम ही ना हो, तो फिर भैया आपका ऑडिट प्रोग्राम खत्म हो चुका है, काम का नहीं है, ऑब्सोलीट हो गया, तो आपको नया बनाना चाहिए। तो टाइम टू टाइम चेक करते रहो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। इसमें हमें क्या बताया गया है कि ऑडिटर, जब तुम क्या कर रहे हो, ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो, जब तुम ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो, द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड, शुड बी केप्ट इन माइंड। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो इसको सिंपली आप ये लिख लो, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम बाय द ऑडिटर। तो जब ऑडिटर एक ऑडिट प्रोग्राम अपना कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है या अगला टॉपिक है। चलो पढ़ते हैं इस बात को। अब एक बात बताओ, पहली बात कि आप जो काम कर रहे हो, जो आपका काम तो क्या है, आपका काम है ओपिनियन बनाना, तो उसको क्या ओपिनियन देनी है, हमारा क्या स्कोप है, क्या हमारी लिमिटेशंस है, उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या बनाओगे, अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे। तो पहली जो बात ध्यान रखने वाली है वो यही है, क्या है इसमें, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। जो भी काम ऑडिट का काम कर रहे हो आप, तो अभी इसके एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपको माइंड में क्या ध्यान रखना है कि जो भी हम प्रोग्राम बनाएं वो इस तरीके का हो कि जो भी हमारे स्कोप और लिमिटेशंस हैं उसके अंदर अंदर ही रहें, उससे बाहर ना जाएं हम, ठीक है। सेकंड कहता है डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस। एक बात बताओ, ऑडिट प्रोग्राम से प्रोसीजर लगाए हैं आपने, इससे आपको क्या मिलने वाला है, एविडेंस मिलने वाला है। क्या एक बात बताना, वैसे नहीं तो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, एक ही चीज को चेक करने के लिए ढेर सारे ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं। एक ही चीज को गैदर करने के, एक ही चीज को चेक करने के लिए आपको ढेर सारे ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं। आपको कौन सा ऑडिट एविडेंस लेना है, आपको वो ऑडिट एविडेंस लेना है जो आपके लिए बेस्ट हो। बेस्ट होने का मतलब क्या है, जो रिलायबल हो, लिख लेना इधर, जो रिलायबल हो, जो इजीली अवेलेबल हो। रीजनेबली अवेलेबल का मतलब आसानी से मिल जाए, इजीली मिल जाए आपको, ठीक है। तो ऐसे आप अपने प्रोसीजर लगाना जिनसे आपको क्या मिले, इजीली ऑडिट एविडेंस मिले और बेस्ट ऑडिट एविडेंस मिले, आसानी से भी मिले एंड रिलायबल भी मिले, ठीक है। तीसरा ये कहता है ऐसे ऑडिट प्रोसीजर लगाना जो रेलेवेंट हो, अप्लाई ओनली यूजफुल स्टेप्स इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस। कहता है ऐसे काम करो जो रेलेवेंट हो, सिर्फ यूजफुल स्टेप्स को ही क्या करना, लगाना, अब यूजफुल प्रोसीजर्स को ही लगाना, फालतू के मत लगाना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने कंपनी के अंदर गए, कंपनी के अंदर आपको शायद मैंने आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में बताया होगा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता था, आउटसाइडर से जाके कंफर्म करके आते थे, है ना। तो हमने डेटर से कंफर्म किया, पिछले 3 साल से हम डेटर से कंफर्म करते आए हैं, डेटर कंफर्मेशन भेजता ही नहीं है। बताओ, डेटर को चेक करने के लिए हमारा एक काम क्या रहता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये हमारा एक काम रहता है। अब मेरे को तो ये बताओ, पिछले 3 साल से आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिल ही नहीं रहा, तो क्या इस बार मिल जाएगा? क्या आपको अपने ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ये लिखना चाहिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन या नहीं लिखना चाहिए? छोड़ देना चाहिए भाई, क्यों लगा रहे हो, रेलेवेंट ही नहीं है, मिलता तो है नहीं। तो जब मिलता ही नहीं है आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो फिर लगाना ही क्यों है, रेलेवेंट नहीं है। फिर कोई दूसरा काम देखो, ये काम आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। तो ये तो सिंपल सी बात है, जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे, जो भी काम करोगे, वो किस चीज को ध्यान में रखते हुए, जितने भी एरर हो सकते हैं, जितनी भी गलतियां हो सकती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप क्या बनाओगे, अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे। और लास्ट इन्होंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर। कहता है लास्ट में आप क्या कर लेना, ये प्रोसीजर क्या होने चाहिए बताओ। ऑडिट प्रोग्राम में लास्ट क्या था, इंटर रिलेशन होना चाहिए था बिटवीन द स्टेप्स टू बी वेरीफाइड, है ना। तो एक स्टेप का दूसरे स्टेप के साथ इंटर रिलेशन होना चाहिए, तो कहता है कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अब जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, इन चीज़ों को हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एक कंपनी का आपको ऑडिट मिला हुआ है और उसकी क्या है, ढेर सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है, 60-70 ब्रांचेज हैं उसकी, आपको ऑडिट करना है। आपने देखा कि सारे ब्रांचेज का ऑडिट वगैरह आप तो कर नहीं रहे हो, कुछ और ब्रांच ऑडिटर भी है वहाँ पे, तो आपको ब्रांच ऑडिटर के साथ मिलके क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो अब ब्रांच ऑडिटर के साथ मिलके काम करने के आपके ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा, जो भी बनाओगे आपको वो ध्यान में रखना है। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अपने स्कोप, अपनी लिमिटेशन से बाहर जाके अपना ऑडिट प्रोग्राम मत बना लेना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको
को ब्रांच, देखो होता क्या है, ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट भेजता है किसके पास, मेन ऑडिटर के पास, कंपनी के मेन ऑडिटर के पास ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट भेजेगा। ठीक है, अभी मेन बात यह है कि क्या आप अपने ऑडिट प्रोग्राम में ये लिख सकते हो, कि भैया हमें और ब्रांच ऑडिटर से उसके वर्किंग पेपर भी चाहिए, क्या ये लिख सकते हो? क्या नहीं लिख सकते? ये अपने ऑडिट प्रोग्राम के अंदर मत लेके आना। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि ये लिमिटेशन है। आप ब्रांच ऑडिटर से रिपोर्ट मंगवा सकते हो, ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट आ सकती है आपके पास, लेकिन उसके वर्किंग पेपर, उसने काम कैसे किया है, इस बात की जानकारी वो देना चाहे तो दे दे, कंपलसरी नहीं है, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते हो, यह लिमिटेशन है आपकी। तो भैया आप अपने ऑडिट प्रोग्राम में ऐसी बात तो लिखोगे ही नहीं फिर, हाँ या ना? अच्छा, अब होगा क्या, आपको ब्रांच ऑडिटर से कोऑर्डिनेट करना है, आपको ब्रांच ऑडिटर से बातचीत करनी है। तो कैसे बातचीत करें? एक तरीका ये हो सकता है कि ये 50-60 ब्रांचेज हैं, तो हर ब्रांच में जाएं, हम वहां के ऑडिटर को बुलाएं, उनके साथ वहां पे बैठ के बात करें। 50-60 ब्रांच है भैया, कहाँ कहाँ घूमते फिरोगे? आपको ब्रांच ऑडिटर से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी, लेकिन इस तरीके से, या ब्रांच ऑडिटर को थोड़े बहुत हो सकता है बातें बतानी पड़े आपको, लेकिन इस तरीके से तो बताना सही नहीं है ना कि एक एक ब्रांच ऑडिटर के पास जाए और उससे बातचीत करें, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे आपको एविडेंस ना तो बेस्ट मिलेगा और ना ही इजीली मिलेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो आपने डिसाइड किया कि जो ब्रांच ऑडिटर से इंफॉर्मेशन लेनी है वो कैसे करेंगे, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, पक्का? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने से क्या हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा, थर्ड इसने क्या बोला था, आपको क्या करना है, सिर्फ रेलेवेंट काम ही करने हैं, रेलेवेंट बातें ही करनी है। अब एक बात बताओ, जब 60-70 ब्रांच ऑडिटर से आप बातचीत कर रहे होगे, तो लगता है आपको कि अगर उनको बिना कुछ बताए आपने सीधी बातचीत स्टार्ट कर दी, तो फिर काम की बातें शायद क्या होंगी, कम होंगी और हालचाल ज्यादा पूछे जाएंगे? तो फिर इससे बढ़िया क्या किया जाए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने से पहले ब्रांच ऑडिटर्स के पास में कुछ इंस्ट्रक्शंस भेज दो, कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज दो, लिखित में भेज दो उनको कि भैया हम इन मुद्दों पे क्या करेंगे, बातें डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कोई और बातें डिस्कस मत करना, फालतू की बातें मत करना, ठीक है? उसके अलावा आप ब्रांच ऑडिटर्स को क्या बोल सकते हो कि भैया ब्रांच ऑडिटर, हर ब्रांच के अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा भाई, जो भी ब्रांच ऑडिटर जिस ब्रांच का ऑडिट कर रहे हैं, उनको बोल दिया कि देखो इस ब्रांच के अंदर मेनली क्या है, फिक्स एसेट के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो इसके अंदर आप ज्यादा चेकिंग कर लेना। तो जो भी पॉसिबिलिटीज है एरर होने की, वो आप पहले से बता दोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे भाई, आप पहले से लिख के रख लोगे कि इस ब्रांच के अंदर ये ज्यादा दिक्कत आने वाली है, इस ब्रांच के अंदर इसकी दिक्कत आने वाली है। तो ब्रांच ऑडिटर जो उसका, उस ब्रांच का जो ऑडिटर होगा, आप उससे वैसी ही बात करोगे, उसी से रिलेटेड। और लास्ट में इन सभी से कोऑर्डिनेशन आपका कैसा रहेगा, कोऑर्डिनेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए आपको कितनी बातों का ध्यान रखना है? 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला, स्कोप और लिमिटेशन से बाहर नहीं जाना, विद इन लिमिटेशन स्कोप ही रहना है। आपको ऐसे एविडेंस लेने पड़ेंगे जो रीजनेबली अवेलेबल हो और बेस्ट हो आपके लिए, इजिली मिल जाए और रिलायबल हो, ये दोनों होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक चीज के लिए वो ढेर सारे ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं, अभी हम बात करेंगे। थर्ड, आपको रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर ही अपनाने हैं, लिख लेना इधर, आपको बाद में समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है, लिख लेना। थर्ड पॉइंट के साथ में रेलेवेंट होना चाहिए, सेकंड के साथ में लिख लेना इजिली और रिलायबल होने चाहिए। आपको सभी रिस्क को कवर करना पड़ेगा, एरर्स को कवर करना पड़ेगा। और लास्ट तो क्या है, कोऑर्डिनेट, प्रोसीजर के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। अगली बात है, अगला हमारा पॉइंट है, ऑडिट प्रोग्राम डिजाइंड टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। अब पहली बात तो सर ऑडिट एविडेंस होता क्या है? तो ऑडिट एविडेंस का मतलब वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन पूरी उम्मीद आप भूल चुके होंगे। तो ऑडिट एविडेंस, लेकिन हम इसको कहाँ ज़्यादा अच्छे से और कहाँ डिस्कस करेंगे, इसका एक अलग से एस्से करेंगे हम, एस्से 500, तो वहाँ पे इसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? एस्से 500 के अंदर और ज़्यादा अच्छे से होगा। लेकिन ऑडिट एविडेंस का मतलब सिंपल सा होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को मिली है इन, या उसने गैदर की है, कहाँ से? ऑडिट के दौरान क्लाइंट के यहाँ से मिली होंगी, किस लिए? ये और जो उसको हेल्प करेगी कंक्लूजन में, ठीक है? कि वो कंक्लूड कर सके, अपनी ऑडिट ओपिनियन बना सके,
तो ये हमारे लिए क्या होता है, ऑडिट एविडेंस होता है। अब हमने कहा था कि ऑडिटर को एक चीज के लिए, एक ही काम के लिए ढेर सारे ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं, अलग अलग जगह से आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे। क्या आपको सभी ऑडिट एविडेंस लेने हैं क्या? नहीं भैया, इतना तो हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम हर ऑडिट एविडेंस ले सकें, इतना टाइम नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले से, अब देखो ये आपके किस पे बात आ जाएगी, आपके नॉलेज पे बात आ जाएगी, आपके एक्सपीरियंस पे बात आ जाएगी। क्यों? जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, अभी ये सेल के रिगार्डिंग, ये आप सेल जो है वो वेरीफाई इतनी जगह से कर सकते हो, इतने आपको ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं, ठीक है। अभी किसका क्या मतलब है अभी बताता हूँ इसका, लेकिन आपके पास में ये इतने तरीके हैं सेल को वेरीफाई करने के। मेरे को तो ये बताओ आप कि क्या आप ये सभी तरीके अपना लोगे क्या हर ऑडिट एविडेंस लेके आ जाओगे? नहीं ला सकते, हर ऑडिट एविडेंस इतने काम नहीं कर सकते हम। तो जितने भी, अभी जैसे यहाँ पे ये 7 ऑडिट एविडेंस लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर ऑडिट एविडेंस को वेट करना पड़ेगा। वेट करने का मतलब क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एविडेंस कितना रिलायबल है। लेकिन ये किस बेस पे कर पाओगे, इसके लिए आपको पहले से क्या करना पड़ेगा, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी के बेस पे आप वेट कर पाओगे एंड अल्टीमेटली आप डिसाइड कर पाओगे कि सबसे बेस्ट ऑडिट एविडेंस आपके लिए कौन सा है, सबसे एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपके लिए कौन सा है, ठीक है। अब जैसे इसने बताया कि सेल के लिए हमें ऑडिट एविडेंस, या हम सेल को कहां से वेरीफाई कर सकते हैं, कहां से सेल का पता लगा सकते हैं। पहला इसने बताया इनवॉइसेस रेज्ड बाय क्लाइंट, जो इनवॉइस क्लाइंट ने रेज किया है ना, ये एक तरीके का क्या हो गया, सेल का बिल जो क्लाइंट काट के देता है। सेकंड क्या हो गया, प्राइस लिस्ट। हर क्लाइंट के यहाँ पे ज्यादातर आप जाओगे तो बड़ी कंपनीज में या आजकल छोटी कंपनीज में भी क्या लगे हुए होते हैं, प्राइस लिस्ट होती है कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है। वहां से भी आप सेल को वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद में क्या है, फॉरवर्डिंग नोट्स टू क्लाइंट। फॉरवर्डिंग नोट्स टू क्लाइंट का मतलब क्या है, क्लाइंट को मिला है, ये ध्यान रखना, कहां से, ये एक तरीके का क्या है, सेल ऑर्डर। हाँ, इसके साइड में आप लिख सकते हो सेल का ऑर्डर। जैसे कि जो भी जिस क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हो, वो क्लाइंट अगर सेल करता है तो उसके पास कहीं से ऑर्डर आता होगा। जैसे मान लेते हैं आप डेल का ऑडिट करते हो, तो अगर डेल की सेल चेक कर रहे हो तो डेल के पास में, डेल जब भी सेल करता होगा तो डेल के पास में क्या आता होगा, कहीं से पहले सेल ऑर्डर रिसीव होता होगा। डेल को पहले सेल्स का ऑर्डर रिसीव होता है। तो एक बात बताओ, वो ऑर्डर जो सेल का ऑर्डर डेल को रिसीव हुआ, वहां से भी तो मैं वेरीफाई कर सकता हूं, ये वहां से भी सेल का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद इन्वेंट्री इशू रिकॉर्ड, ये तो सिंपल सी बात, इन्वेंट्री जहां से इशू की है, गोडाउन से नॉर्मली क्या होती है, इन्वेंट्री इशू होती है, तो वहां पे क्या किया जाता होगा, रिकॉर्ड रखा जाता होगा कि गोडाउन से इतनी इन्वेंट्री चली गई है, इतनी इन्वेंट्री चली गई है, तो वहां से भी सेल का पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद में सेल्स मैनेजर्स एडवाइस टू इन्वेंट्री सेक्शन। सेल मैनेजर ने हो सकता है इन्वेंट्री वालों को, जो इन्वेंट्री गोडाउन वाले हैं, उनको क्या दे दिया हो, कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए हो, एडवाइस दे दिया हो। एडवाइस का मतलब एक तरीके से क्या हो गई, स्लिप, डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक तरीके का क्या होता है, डिस्पैच नोटिस। देखो होता क्या है, गोडाउन वाले के यहाँ पे लास्ट में कस्टमर पहुंचता है, या गोडाउन वाला एकदम लास्ट में काम करता है, उससे पहले तो क्या बनते हैं, इनवॉइस बनते हैं, पेमेंट रिसीव होता है, ये सब काम होते हैं। सेल्स मैनेजर क्या करके दे देता है, इन्वेंट्री वाले को बोलता है कि ये पकड़ो पर्ची, अब तुम क्या कर देना, इस स्टॉक को भेज देना। या आप लोगों ने सुना होगा गेट पास, आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली जो ट्रक वगैरह जाते हैं गोडाउन से बाहर, तो वो बाहर एकदम गेट पर क्या होता है, एक चौकीदार बैठा होता है, उसको क्या देने होते हैं, एक डिस्पैच नोटिस, या बोलो डिस्पैच का डॉक्यूमेंट देना होता है। उसको बोला जाता है कि ये नोटिस तुम संभाल के रखो, एक तरीके का रिकॉर्ड है कि गोडाउन से गुड्स बाहर गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय कस्टमर। हो सकता है कस्टमर के पास जब गुड्स पहुंचता है तो कस्टमर भी लिख के देते हैं कि हाँ भैया इतना गुड्स हमारे पास पहुंच गया। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, तो अगर आप क्या करते हो, कोई सर्विस लेते हो, जैसे मान लेते हैं मेरे पास जो लैपटॉप है, बाय चांस आपकी दुआएं लगी हैं और ये लैपटॉप टूट गया है ना। अभी जैसे मेरा फोन जो है वो वास्तव में क्या हो गया, टूट गया है, तो मैंने आईफोन
वालों को क्या किया, कॉल किया, सर्विस सेंटर कॉल किया, उनको बोला कि मेरे घर आके क्या करके जाओ, आप सही करके जाओ। तो वो घर आके क्या करके जाते हैं, वास्तव में सही करके जाते हैं। फोन का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन अगर लैपटॉप वगैरह की आप बात करोगे तो वो वास्तव में क्या करके जाएंगे, आपके घर पे आएंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो सही करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ घर पे ही सही करना तो, ठीक है। और वो आपसे लिखवाते हैं बकायदा कि आप लिख के दे दो कि आप हमारी सर्विस से संतुष्ट हुए हो। तो क्या है कि ये भी रिकॉर्ड है या नहीं है, ऐसे ही आपका कस्टमर जो है वो एक्नॉलेज करके देता है कि हाँ हमें गुड्स मिल गए हैं। और क्या हो सकता है, कलेक्शन ऑफ मनी अगेंस्ट सेल्स बाय क्लाइंट, सामने वाले ने पैसे ही दे दिए, तो ये भी तो एक क्या हो गया, सेल का रिकॉर्ड हो गया। अब सेल इतनी जगह से चेक कर सकते हैं, अब हर जगह थोड़ी ना, आप सारे डॉक्यूमेंट थोड़ी ना चेक करोगे, सारे डॉक्यूमेंट चेक नहीं करोगे। अब इनको आप क्या करोगे, वेट करोगे। वेट करने का मतलब इनकी रैंकिंग देखोगे कि सबसे ज्यादा आपके लिए अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कौन सा है, तो इसके हिसाब से आपको क्या मिलेंगे, फिर ऑडिट एविडेंस मिलेंगे। सर अब ऑडिट एविडेंस कितने टाइप के मिल सकते हैं, क्या क्या ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं। अब क्या काम करने पड़ेंगे ऑडिट एविडेंस के लिए, हो सकता है आप डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन कर रहे हो, जैसे सेल का इनवॉइस चेक किया, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, जाके इन्वेंट्री देख लिया, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन मिल सकती है मैनेजमेंट से, ऑफिसर से या एम्प्लॉइज से, ये भी एक तरीके का क्या है। अच्छा, अगर इन दोनों को ए और बी को अगर मैं बोलूं तो इसको हम क्या प्रोसेस बुला सकते हैं, इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन से आपको क्या, जब भी आप डॉक्यूमेंट चेक करते हो या फिजिकली एग्जामिन करते हो तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इंस्पेक्शन करना। नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, मैनेजमेंट से जाके पूछ लेना, थर्ड पार्टी से पूछ लेना, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, सी और डी पॉइंट एक तरीके का क्या है, इंक्वायरी करना। ये इसके आप साइड में आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ ना अभी साथ साथ, ये डॉक्यूमेंट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के साइड में लिखो इंस्पेक्शन, ऐसे सी और डी पॉइंट के साइड में लिखो इंक्वायरी। आप इंक्वायरी कर रहे हो थर्ड पार्टी से जाके, मैनेजमेंट से, ऑफिसर से, एम्प्लॉइज से जाके पूछताछ कर रहे हो, वो भी क्या है, ऑडिट एविडेंस आपके लिए। अच्छा, आपने क्या किया, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन किया, तो इससे ये अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो तो ये भी ऑडिट एविडेंस। इसके लिए क्या प्रोसीजर लगाए जा सकते हैं, इसके लिए आप प्रोसीजर क्या लगाते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर, कैलकुलेशन चेक करते हैं ना। अच्छा, उसके बाद में आप कंट्रोल वगैरह चेक कर सकते हो, तो इसके लिए आपका क्या हो गया, कंप्लायंस प्रोसीजर या टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना साइड में, ये क्या है, प्रोसीजर है कि क्या प्रोसीजर लगता है। डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। इंक्वायरी कर रहे हो आप सी और डी पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में आप क्या कर रहे हो, एनालिटिकल प्रोसीजर, एफ पॉइंट में आप क्या कर रहे हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टीओसी लगा रहे हो। अच्छा, इंटर रिलेशन ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा, ये भी एक तरीके का क्या हो गया, इंटर रिलेशन बना रहे हो, तो ये भी एक तरीके का आपका क्या हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया। अच्छा, उसके बाद में सब्सिडियरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स चेक करना, इंस्पेक्शन का काम हो गया। मिनट्स भी अगर चेक करते हो, जैसे जो जनरल मीटिंग के मिनट्स वगैरह भी ऑडिटर चेक कर लेता है कई बार, तो ये भी क्या हो गया, इंस्पेक्शन हो गया। सब्सिक्वेंट एक्शन बाय द क्लाइंट एंड बाय अदर्स। अच्छा, आप इसको बाद के एक्शन, ये वैसे तो हम बाद में करेंगे, आप इसके बाद इसके साइड में आप एक बार लिख लेना फॉलो अप, ये एक तरीके का फॉलो अप बन सकता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है एग्जाम्पल। अभी जैसे आपने देखा कि एक ही चीज के लिए आप अलग अलग काम कर सकते हो। अब एक बात बताओ, इसने कैश का बताया है कि कैश इन हैंड अगर आपको चेक करनी है कि कंपनी के यहाँ पे कैश इन हैंड है, तो कैश क्या क्या काम कर सकते हो। सबसे बेस्ट एविडेंस क्या है, आपके ऑडिट प्रोग्राम में सबसे एक काम इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए, ये तो ध्यान रख लेना, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा। कैश इन हैंड अगर चेक कर रहे हो तो सबसे बेस्ट काउंटिंग, और मैं आपको एक सबसे बेस्ट और भी बताऊं इससे भी ज्यादा, सरप्राइज काउंट होना चाहिए। सरप्राइज काउंट का मतलब क्लाइंट को बताओ ही मत कि हम काउंटिंग करने आ रहे हैं, सीधा जाके खड़े हो जाओ वहां पे और उसको बोलो ला काउंटिंग करवा। ये सबसे बेस्ट एविडेंस है कैश चेक करने का। इन्वेस्टमेंट के लिए ये कह रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्लेस्ड विद अ बैंक, आपके जो आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं वो आपने प्लेस किया हुआ है, उसको आपने बैंक को गिरवी रखा हुआ है, तो बैंकर से जाके सर्टिफिकेट ले आ जाओ, इससे बढ़िया ऑडिट एविडेंस नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपके क्या है, बेस्ट ऑडिट एविडेंस है। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इसके पढ़ लेना आप लोग। अच्छा चलिए जी, तो आज की क्लास हमारी इतना ही, आगे हम करेंगे डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम, ये अगली क्लास में। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, पहले फटाफट से मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ कि आज की क्लास में हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने ऑडिट प्रोग्राम का मतलब देखा है कि ऑडिट प्रोग्राम हम कहते किसे हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम देखो, बड़े ऑडिट के लिए, बड़ी एंटिटीज के लिए तो होना ही चाहिए ऑडिट प्रोग्राम।
कहते किसे हैं, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी अप्लाइड, पहली बात। एंड इस तरीके से सेट करना दैट इंटर रिलेशन बिटवीन वन स्टेप टू अनदर इज क्लियरली एस्टेब्लिश, ठीक है। तो ये हो जाना चाहिए ऐसा, किसको ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन व्यू द असर्शंस डिसर्निबल। ये डेफिनेशन सेम वही है आगे। हमने अब कुछ ये जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, ये एक तरीके से क्या है, बेसिक पॉइंट्स हैं किसके, ऑडिट प्रोग्राम के। कि एक ऑडिट प्रोग्राम सभी बिजनेसेस के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑडिट प्रोग्राम जब बनाया जाए तो असिस्टेंट को बोला जाए, आर्टिकल्स को बोला जाए कि ओपन माइंड रहे वो, ठीक है। पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम का। जब ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो ये पॉइंट्स आपको 5 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि विद इन स्कोप लिमिटेशन ही आप अपना ऑडिट प्रोग्राम सेट करें, इस तरीके का ऑडिट प्रोग्राम सेट करें कि इजीली और बेस्ट ऑडिट एविडेंस मिल सके, रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर लगाए जा सकें, पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और कोऑर्डिनेशन प्रोसीजर भी आपको ध्यान में रखना है। ऑडिट एविडेंस एक ही चीज के लिए आपको क्या मिल सकते हैं, एक से ज्यादा मिल सकते हैं। और ऑडिटर क्या करता है, वेट करता है कि कौन सा, वेट करने का मतलब रैंकिंग देता है कि सबसे बेस्ट ऑडिट एविडेंस उसके लिए कौन सा रहेगा, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप लोग ये इसको पढ़ लेना, बुक से आपको अब समझ आ जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।